बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है गिल्वानोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, यानी गिल्वानो एंड मीटर। ठीक है, गिल्वानोमीटर ये हमारे पास चैप्टर नंबर 13 का आखिरी टॉपिक है, गिल्वानोमीटर। गिल्वानोमीटर यानी इसके अंदर जो लफ्ज़ मीटर है इसका मतलब है मेजरमेंट करने वाला। ठीक है जी, कोई ऐसी चीज़ हो जो मेजरमेंट करता हो उसको हम मीटर कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे गाड़ी का मीटर होता है जिसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। यानी स्पीडोमीटर वो मीटर होता है जो गाड़ी की स्पीड को मेजर करता है। ठीक है जी। इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल मीटर होता है जो हमारे घरों के बाहर लगा होता है, जिसका काम होता है बिजली की मिकदार को नापना। इसी तरह से हमारे पास एक चीज़ है गैल्वानोमीटर। ठीक है, गैल्वानोमीटर का काम क्या है कि ये सर्किट के अंदर करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है जी, और इसके साथ साथ ये स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट को मेजर भी कर सकता है। ठीक है, ये बात याद रखें कि कंप्लीट सर्किट का करंट मेजर करने के लिए हम एक और मीटर यूज करते हैं जिसका नाम हमारे पास होता है एमीटर। ठीक है जी, वो एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, फिर वोल्ट मीटर होता है, फिर हमारे पास मल्टीमीटर होता है। इन सब को हम इसके साथ साथ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इन तमाम मीटर्स की जो बुनियाद है हमारे पास वो है गैल्वानोमीटर। ठीक है, गैल्वानोमीटर वो मीटर होता है जो किसी भी सर्किट में से करंट की डिटेक्शन करता है कि आया इस सर्किट में करंट गुजर रहा है या नहीं, और दूसरी बात इट कैन मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट। ठीक है, ये छोटे मिकदार के करंट को मेजर भी कर सकता है। गैल्वानोमीटर से आप ज्यादा मिकदार की करंट को मेजर नहीं करवा सकते। ठीक है, आप ज्यादा मिकदार की करंट के लिए गैल्वानोमीटर को यूज करेंगे तो गैल्वानोमीटर के अंदर कॉइल जो है वो जल जाएगा। ठीक है, ज्यादा अमाउंट को ऑफ करंट को ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसकी डिफिनीशन यूज करते हैं। ये मेरे पास गैल्वानोमीटर की डिफिनीशन है ना, यानी गैल्वानोमीटर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ठीक है जी, इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा आला होता है which is used for detection। पहला काम इसका क्या है कि इसके जरिए से हम सर्किट के अंदर करंट को डिटेक्ट करते हैं एंड मेजरमेंट, और इससे हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं बट फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास गैल्वानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका पहला काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट की डिटेक्शन बताता है, या मैं यूं कहूं कि ये गैल्वानोमीटर का बुनियादी काम होता है। मेन जो फंक्शन होता है गैल्वानोमीटर का वो यही होता है कि ये सर्किट में से करंट को डिटेक्ट करके हमें बताता है कि सर्किट में करंट गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा। पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा कि इट कैन मेजर। ठीक है जी, क्योंकि ये एक मीटर है। ठीक है, और अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई मीटर हमारे पास वो चीज होती है जो क्वांटिटी को मेजर करती है, जैसे स्पीडोमीटर होता है, इलेक्ट्रिकल मीटर होता है, इस तरह से गैल्वानोमीटर होता है। इसी तरह से हमारे पास वोल्टमीटर भी होगा, इसी तरह एम्पियर मीटर भी होगा, और इसी तरह हमारे साथ पास मल्टीमीटर भी होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में से, ठीक है, करंट की मौजूदगी बताता है, करंट की को डिटेक्ट करता है, और उसके साथ साथ करंट की अमाउंट को मेजर भी कर सकता है। लेकिन रिमेंबर कि ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट को रिमेंबर कर सकता है, या मैं यूं कहूं कि जिस अमाउंट ऑफ करंट को ये मेजर करेगा वो मिली एम्पियर्स में होगा। ठीक है जी, not more than milliamperes, little bit amount of the current in the circuit can be detected by the galvanometer। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास गैल्वानोमीटर की स्ट्रक्चर क्या होती है या ये बना हुआ कैसे होता है। ठीक है, दो टॉपिक हमने डिस्कस किए पीछे, यहां से आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है जी, दो वीडियोस कौन कौन सी हमारे पास थी। पहली वीडियो हमारे पास क्या थी, टॉर्क ऑन कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, पहली वीडियो हमारे पास क्या थी, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी कॉइल को जिसमें से करंट गुजर रहा हो उसको उठाकर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, उसको आप देख लें, उसी चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा हमने डीसी मोटर पढ़ा था, एसी जनरेटर पढ़ा था, वहां पर भी यही कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा आपको मिल सकता है। ठीक है जी, उसी कंसेप्ट को यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर को शुरू से पढ़ना है, देखना है। ठीक है जी, ताकि आपको यहाँ तक की सारी कहानी समझ में आए। ठीक है, कि क्यों किसी कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में रखते हैं तो वो क्यों घूमता है। ठीक है जी, उसके ऊपर क्यों फोर्स लगती है। ठीक हो गया जी, ये सारी कहानी पीछे डिस्कस हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी वीडियोस के लिंक मौजूद है। आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ में ना आई हो, या आप समझना चाहते हो, वीडियोस को देख लें।
फिर भी कोई बात अगर यहाँ से समझ में ना आई तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है, वहां से मैं आपको उसकी रिप्लाई दे दूंगा। यहाँ पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर का बेसिक जो रूल है या बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है कि हम किसी भी कॉइल को, ठीक है, जिसमें से करंट गुजर रहा होगा उसको उठाकर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर कपल ऑफ फोर्सेस एक्ट करेंगी, ठीक है जी, और वो उस कॉइल को रोटेट करने पर मजबूर करेंगे और वो कॉइल उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। डायग्राम से आप देख लें, ये हमारे पास है वो डायग्राम जिसके ऊपर हमारे पूरा गैल्वेनोमीटर बना हुआ होता है, ठीक है। इसके साइड्स पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है जी। ये कर्व शक्ल में मैंने थोड़ी सी बनाई हुई है कि हमारे पास जो कॉइल होता है गैल्वेनोमीटर का वो दो कर्व्ड मैग्नेट्स के अंदर हमने बिल्कुल उसको लटकाया हुआ होता है, ठीक है जी। उसके बिल्कुल सेंटर में होता है ताकि हर मूवमेंट के ऊपर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड उसको मिलती रहे, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है जी। इसका एक साइड जो है इसको T2 का नाम दिया है, दूसरे को T1 का नाम दिया है, यानी ये मेरे पास टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है, ठीक है। ये जो टर्मिनल 2 है ये बाहर हमने कनेक्ट किया हुआ होता है और T1 जो है इसको भी हमने बाहर कनेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास टर्मिनल 1 है, ये मेरे पास टर्मिनल 2 है, ठीक है जी। इस कॉइल में से हम करंट को गुजारते हैं तो उस करंट के इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ये कहानी हम पूरे लेक्चर्स के दौरान पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है जी। बहरहाल उसको मैं इतने दोहराना नहीं चाहता हूं। ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स लगाता है और ये टार्क यहां से घूमना शुरू कर देता है, ठीक है जी। बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है इसके ऊपर, आप देख लेंगे, आपको ये कहानी सारी समझ में आ जाएगी कि ये घूमता क्यों है, ठीक है जी। इट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हमारे पास जो असल कहानी है वो ये है कि ये कॉइल जब घूम जाता है, ठीक है जी, इसके नीचे ये मेटालिक स्प्रिंग है ना, ये हमारे पास होता है मेटालिक स्प्रिंग, ठीक है। ये हमारे पास है मेटालिक स्प्रिंग। इस मेटालिक स्प्रिंग का ये काम होता है कि जब ये कॉइल घूम जाता है, ठीक है जी, तो ये स्प्रिंग सख्त हो जाता है और ये दोबारा इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने में हेल्प करता है, ठीक है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल मोटर होता है या जनरेटर होता है उसके अंदर इस किस्म का कोई स्प्रिंग हम यूज नहीं करते क्योंकि उसको हम मुसलसल रोटेट करवाना चाहते हैं ना। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल होगा ये मुसलसल नहीं घूमेगा, ठीक है। ये एक टर्न लेकर वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाएगा, डेट सेट। इसका सिर्फ इतना ही काम होता है। इसके ऊपर एक टॉर्क लगती है, वो वापस मुड़ जाता है, ठीक है। जैसे हम दरवाजे को खोलते हैं, ठीक है जी, थोड़ा सा ही तो खोलते हैं दोबारा बंद कर देते हैं ना, खिड़की को खोलते हैं दोबारा ही बंद कर देते हैं, ठीक है जी। दरवाजे को पूरे चारों तरफ घुमाते तो नहीं है, ठीक है, 360 एंगल पर तो उसको नहीं घुमाते, सिर्फ थोड़ा सा खोल के दोबारा बंद कर देते हैं। सेम इफेक्ट जो हमारे पास यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के ऊपर भी होता है, ठीक है। ये टर्न खाता है और दोबारा वापस, फिर टर्न, फिर दोबारा वापस। आपको मजीद समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, मुसलसल क्यों हम इसको रोटेट क्यों नहीं करवाते। मैग्नेटिक फील्ड और इसमें से जब करंट गुजरता है तो ये कॉइल घूम जाती है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। ये आप देख लें, ये चूंकि मेरे पास मल्टीमीटर है ना, ठीक है, इसी तरह का हमारे पास गैल्वेनोमीटर भी होता है, वो जरा इससे सिंपल होता है, उसके अंदर ये नॉब वगैरह नहीं होते, सिर्फ ये इसका फेस है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर आपको शायद थोड़ी बहुत कोई रीडिंग वगैरह भी नजर आ रही होगी, इसके अंदर नीडल है वगैरह वगैरह, ठीक है जी। इसकी कहानी है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये इस T1 की और T2 की ना, ये मेरे पास जो है ना, एक T1 है टर्मिनल 1, एक हमारे पास है टर्मिनल 2 जो कि अंदर डायरेक्ट जाकर कॉइल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इन टर्मिनल से क्या काम होता है कि एक्सटर्नल सर्किट से जो करंट हम मेजर करना चाहते हैं उसको इस सर्किट की तरफ फ्लो करवाएंगे ना, इन दोनों टर्मिनल्स को, ठीक है जी। इसके जो टर्मिनल्स है इसको लगा देंगे तो यहां से करंट इसके अंदर कॉइल के अंदर घूमना शुरू कर देगा, ठीक है जी। अंदर कॉइल तक करंट पहुंचाने के लिए हमारे पास ये लीड्स हम इस्तेमाल करते हैं, इसके जरिए से करंट अंदर की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा देख लें, यहाँ पर ये मिसाल के तौर पर जब मैं इसको टच करता हूँ, इसकी जो नीडल है, ठीक है जी, गैल्वेनोमीटर की वो डिफ्लेक्ट हो जाती है ना, ये देखें, ये इसके साथ में क्या मेजर कर रहा हूँ, ये इसकी रेजिस्टेंस है ना, ये तो अलग कहानी है। ये हमारे पास मल्टीमीटर है, ये सारी कहानी को एंड तक जब हम पढ़ेंगे, आखिर में हमारा टॉपिक होगा मल्टीमीटर का, फिर इसकी कंप्लीट प्रैक्टिकल इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। ये करंट को भी मेजर करता है, यानी एसी करंट, डीसी करंट, रेजिस्टेंस को भी मेजर करता है, वोल्टेज को भी मेजर करता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसके, इसलिए इसको मल्टीमीटर कहते हैं। मल्टीमीटर की वजह से ही ये बहुत सारे काम करता है। इसके अंदर गैल्वेनोमीटर भी है
इसी के अंदर एमीटर भी है, इसी के अंदर वोल्ट मीटर भी है, इसी के अंदर रेजिस्टेंस मीटर भी लगा हुआ है। तो ये पूरा मल्टीमीटर है, सारे मीटर्स के अंदर फंक्शन करते हैं। इंशाल्लाह उसका हम आखिर में जाकर एक पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि इसके जरिए से हम चीज़ों को कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये रहा बेसिक रूल, इसके जरिए से हम करंट देते हैं, ये घूम जाता है और वापस अपनी जगह पर आ जाता है। ठीक है जी, उम्मीद है यहाँ तक जितनी कहानी हमने डिस्कस कर ली है इसको आप समझ गए। उम्मीद है ये वाली कहानी तो आपको सारी समझ आ गई। अब हमारे पास हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स लगती है और उस फोर्स के लिए हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी। वो इक्वेशन शायद आपको याद हो, मैं आपको याद करवा देता हूं कि वो हमने कहा था कि इट इज द एफ बी एंड इट इज इक्वल टू आई एल बी। ठीक है, एफ बी the magnetic force on the current carrying wire into the magnetic field will be equal to ILB. I is the current, L is the length of the wire and B is the magnetic field. ठीक है जी, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 1। हमने टॉर्क का फार्मूला भी पढ़ा था। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो टॉर्क का फार्मूला हमारे पास क्लास 9 में आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास R क्रॉस F होता है। ठीक है जी, ये टॉर्क एक करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर बन रहा है। एक करंट कैरिंग कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसके ऊपर फोर्स लग रही है, इस फोर्स को मैं एफ बी कह सकता हूं। ठीक है, हमारे पास ये टॉर्क बराबर हो जाएगा आर क्रॉस और एफ बी किसी के बराबर होता है आई एल बी के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से इसकी जगह मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू लगा दी है। अब मैं इस टॉर्क को लिख सकता हूं कि ये बराबर होता है आर क्रॉस एल, ठीक है जी, आई एंड बी। ठीक हो गया, ये आर क्रॉस एल जो है ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास होता है एरिया के बराबर। ठीक है, तो टॉर्क की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ए आई बी। ठीक है, ये टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी कॉइल के अंदर, इट्स फॉर द सिंगल टर्न। ठीक है जी, यानी एक ही दफा आप तार को टर्न करके मैग्नेटिक फील्ड में पकड़ लेते हैं। अगर आप 2 टर्न लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, पूरे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप उससे कोई कॉइल बना रहे हैं, तो आपके पास ये इक्वेशन हमारे पास कुछ यूं बन जाएगी कि नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है जी, एन शोज द नंबर ऑफ टर्न्स, यानी बहुत ज्यादा वायर जो है आपने उसके अंदर इस्तेमाल कर ली है, एंड इट इज इक्वल टू ए आई बी। ठीक है जी, ये हमारे पास नेट की कहानी बन गई है। ठीक है, टॉर्क इसके अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इन 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है जी, आपने कॉइल के अंदर कितनी वायर को इस्तेमाल किया हुआ है, एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है जी, कितना बड़ा कॉइल आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर उतना अच्छा जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। आई इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। बी हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस कॉइल के इर्द गिर्द हमने बनाया हुआ है। ठीक है जी, डियर स्टूडेंट्स, यहां पर 1, 2 और 3 ये 3 चीजें जो हैं, ये जब हम मीटर को बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ये उसी टाइम में फिक्स होती है। ठीक है, आपने 50 नंबर ऑफ टन्स का एक कॉइल बना दिया तो वो फिक्स्ड ही रहेंगे, फिर मीटर के अंदर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, आपने कितने एरिया का कॉइल रख दिया, वो वाली कहानी खत्म होगी। तो आपने बना दिया, उस साइज का फिट कर दिया, बस आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मैग्नेटिक फील्ड, आपने कितने पावर के मैग्नेट उसके अंदर लगाए हुए हैं, मैग्नेटिस रखे हुए हैं, वो उसके अंदर रखे हुए होंगे, आप चेंज नहीं कर सकते। चेंजेबल चीज जो है इसके अंदर वो एक ही क्वांटिटी है और वो हमारे पास है करंट। ठीक है जी, इस करंट के अमाउंट को आप यहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि सर्किट में से आप जितना करंट ज्यादा फ्लो होगा उतनी ही इसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। ठीक है जी, डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन है जब इस कॉइल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर हमने ये स्प्रिंग लगाई हुई है जो कॉइल को वापस लेकर आती है। जो कॉइल वापस आता है इसको रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। ठीक है जी, यानी टॉर्क को आप वापस रिपीट कर रहे हैं, उसको दोबारा वापस अपनी जगह पर लेकर आ रहे हैं। रिस्टोरिंग टॉर्क का जो फार्मूला है हमारे पास वो इस तरह से है, रिस्टोरिंग टॉर्क हमारे पास बराबर होता है सी थीटा। ठीक है जी, ये सी जो है हमारे पास ये रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट है और हमारे पास जैसा कि हमने यहां से टॉर्क निकाला हुआ है ये NAIB के बराबर है, तो इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। हमारे पास कहानी कुछ यूं बन जाएगी, NAIB इट इज इक्वल टू सी थीटा। ठीक है जी, यहां से मैं करंट निकालना चाहता हूं तो करंट हमारे पास बराबर हो जाएगा सी थीटा डिवाइड बाय NA एंड B। ठीक है जी, आइए यहां पर रह जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ पर अभी अभी मैंने आपको बताया कि एन ए एंड बी तीनों कांस्टेंट होते हैं और ये सी भी हमारे पास कांस्टेंट होता है। जितना कॉइल आगे गया है उतना ही वो वापस आएगा, ठीक है जी, उससे ज्यादा वो बैक नहीं मूव कर सकता। तो लिहाजा मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर जितनी सारी भी क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है ना। अगर कांस्टेंट को मैं रिमूव कर देता हूं तो हमारे पास कहानी क्या रहेगी कि द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है जी। यानी जितना अमाउंट ऑफ करंट आप ज्यादा गुजारेंगे गैल्वेनोमीटर में से तो उसकी जो सुई है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी। अमाउंट ऑफ द करंट डिक्रीज होगा तो उसकी डिफ्लेक्शन हमारे पास वापस हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रैक्टिकली इस चीज को हम देखेंगे भी कि अमाउंट ऑफ द करंट ज्यादा होगा तो नीडल ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी। अमाउंट ऑफ द करंट विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और जब कम करंट फ्लो करेगा तो वही डिफ्लेक्शन हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यानी मतलब ये है कि हमारे पास करंट और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का या उस जो नीडल का घूमना है उसका आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। बाल्फाज दीगर इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट किसी भी कॉइल में से किसी भी गैल्वेनोमीटर में से गुजर रहा हो और वो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करे तो उसको हम मोर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ठीक है। मोर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के अंदर कम अमाउंट ऑफ द करंट को भी वो डिटेक्ट करता है। वो अच्छा गैल्वेनोमीटर, जिसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ज्यादा छोटे मिकदार की करंट को अगर आपने एक सर्किट में डिटेक्ट करना है तो आपने अच्छा गैल्वेनोमीटर लेना है। और अच्छा गैल्वेनोमीटर कौन सा होता है? जिसकी कम से कम करंट पर डिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा होती है। करंट डायरेक्टली रिलेटेड है इसके एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के ऊपर, ठीक है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के साथ इसका कैसे ताल्लुक होता है जरा जिसको समझते हैं। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक को कहते हैं लैंप स्केल मेथड, दूसरा हमारे पास है पिवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इस तरीके के अंदर हम सिंपली ये कॉइल ले लेते हैं और उस कॉइल के ऊपर यहाँ पर मिरर लगा देते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास कॉइल है, यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ से लाइट थ्रो होता है मिरर के ऊपर और ये जाकर सामने दीवार के ऊपर एक स्पॉट बनाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम करंट देते हैं इसको तो ये कॉइल घूमता है तो साथ में वहां पर ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको हम मेजर कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास एंगल निकल आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ से इसकी ये लाइट आती है और ये हमारे पास 0.1 है, यहाँ से लाइट ने मूव किया यहाँ तक, ठीक है जी, और इसके साथ यहाँ पर हमारे पास एक थीटा बन जाता है, एंगल बन जाता है। तो करंट और एंगल के दरम्यान में यहाँ से हम रिलेशनशिप निकाल देते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास लैंप स्केल मेथड है। एंगल डिफ्लेक्शन या उसके ऊपर जितना भी कॉइल घूमता है उसकी मिकदार को मालूम करने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास हम डिफ्लेक्शन को कैसे देखते हैं, जैसे कि हमारे पास मीटर अभी मैंने आपको दिखाया था कि जितना हम करंट देते हैं तो वो एंगल डिफ्लेक्ट हो जाती है, सॉरी वो नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास ये कॉइल है, समझे इसी तरह का कॉइल है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर देते हैं जी, इसके ऊपर यहाँ से एक नीडल लगा देते हैं इधर, ठीक है जी। यहाँ से इसका वही सिस्टम लगा हुआ है, ये T2 है, ये मेरे पास टर्मिनल 1 है। तो जब इसको हम कनेक्ट करते हैं किसी के साथ तो ये हमारे पास डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। यहाँ से यहाँ तक ये नीडल मूव करती है तो यहाँ पर जो एंगल होता है हमारे पास वो थीटा बन जाता है, ठीक है। ये नीडल के जरिए से हम डिफ्लेक्शन मालूम करते हैं और इसी के नीचे हम स्केल लगा देते हैं कि ये 1 है, ये 2, ये 3, ये कितना मूव कर रहा है। कॉइल के करंट का और इस एंगल का दरम्यान में रेशियो होता है तो उससे हमें पता चलता है कि ये कॉइल कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ से लाइट के जरिए डिफ्लेक्शन का पता चलता है और इस कॉइल के अंदर हमें जो नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन से इसके मूवमेंट का पता चलता है और एंगल हम वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप गैल्वेनोमीटर के बेसिक कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है जी। और इसका फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया है और आगे इसके दो तरीके हमने पढ़ लिए कि दो तरीकों से हम इसकी डिफ्लेक्शन को चेक कर सकते हैं। यही गैल्वेनोमीटर, इसी को हम सर्किट में सीरीज में लगाएंगे तो इससे एक और किस्म का मीटर बन जाएगा। पैरेलल में लगाएंगे कोई और मीटर बन जाएगा। बहुत सारे फंक्शन, बेसिक फंक्शन या स्ट्रक्चर यही रहेगा, सिर्फ सर्किट में लगाने के मेथड हमारे चेंज हो जाएंगे तो उससे हम डिफरेंट किस्म की चीजें सर्किट में से फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। आगे हमारे पास एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर है और मल्टीमीटर है। इंशाल्लाह चैप्टर हमारे पास खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आप इस कहानी को समझ गए होंगे। कोई बात जहन में है, समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर इजहार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपने दुआ में याद रखें, खुश रहें, दूसरों के दरमियान में भी खुशियां बांटें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।